मैराथन में हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को देखेंगे। ये आपका कहें तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी चैप्टर है। इससे आपका सवाल अच्छा खासा रहता है और अब तक जो सवाल बन चुके हैं मैं उनके ऊपर इस मैराथन में बात करूँगा। चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको पता है लेकिन कई सारे चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपको पता नहीं है। तो आप इस मैराथन से इसको कंप्लीट कर लीजिए और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो फिर आप औरों से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। अगर आपका सपना हो कि नहीं हमें 2024 में वर्दी लेकर आना है तो फिर इस मैराथन को आप ज़रूर लगाना, नहीं तो बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस मैराथन को। तो हमारा पहला सवाल हो जाता है किससे, तो ये है पर्यावरण एवं इकोलॉजी नामक चैप्टर से। तो पहला सवाल कहता है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो ये होता है उत्पादक के द्वारा। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ये आपका मध्य निषेध के अंदर 2022 के अंदर ये सवाल बना हुआ है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक परितंत्र में सभी पौधे एवं नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो सभी के सभी क्या होते हैं, तो वो सभी के सभी उत्पादक कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा कौन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक वो कहलाते हैं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो बगीचा हो जाएगा, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। बगीचा प्राकृतिक नहीं होते हैं, इसको जो है मानव के द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे आप याद करो, आपका एक बगीचा है जहाँ पे आम के पेड़ हैं, लीची के पेड़ हैं, आप उसको खुद के अनुसार डिज़ाइन करते हो, ना कि ये नेचुरल होता है। हाँ, नेचुरल अगर होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आपके इच्छा के अनुसार होगा, आपके पसंद के अनुसार बगीचा बनेगा वहाँ, तो ऐसा फिर नहीं होगा। अगला सवाल है कि एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक कौन से हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपके पास अगर देखें तो महीना दिन से भी कम का समय बचा है और अगर आप ऐसे में इसको अभी भी आप मजाक में ले रहे हो कि क्या भैया मैराथन से क्या होगा नहीं होगा, प्रीवियस से क्या होगा नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये तो आपका मैराथन है, आपका क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस है, लेकिन आपका इसमें दरोगा का भी शामिल है, बिहार पुलिस का भी शामिल है। आप एग्ज़ाम से जब निकलोगे एग्ज़ाम हॉल से तो फिर आप हमें याद करोगे कि भैया ने कोई मैराथन कराया था और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। इसीलिए आप बिना कुछ सोचे समझे इसको करते रहो और आपको इसका फ़ायदे आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर दिखेगा। और साथ ही साथ आप कोई सा भी एक सेट लो और सेट को प्रैक्टिस करते रहो, आप देखो कि पर डे कितना स्कोर कर पा रहे हो। एक्चुअली मेरे पास क्या है कि सेट का कमी है, मेरे पास सेट अवेलेबल है नहीं नए वाले, इसलिए मैं नहीं करा पा रहा हूँ और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको मैराथन करा रहा हूँ, केवल आप मैराथन मेरे यहाँ से करो, अच्छी तरीके से करो और अगर सेट अवेलेबल हैं आपके पास तो आप हमें दे सकते हैं, मैं उसे भी आपको कराऊँगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक उपभोक्ता है, तो प्राकृतिक उपभोक्ता की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा बकरी। प्राकृतिक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि घास वगैरह खाते हैं, तो वो प्राकृतिक उपभोक्ता होते हैं। और उत्पादक कौन होते हैं, तो जैसे पेड़ पौधे हो गए जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं। जैसे बात करें कि जो मेढक है, मेढक को कौन खा जाता है, तो सांप खा जाता है। तो मेढक अपना खाना पीना कहाँ से लेता है, अपना खाना पीना की अगर उसकी हम बात करें तो इस पृथ्वी से लेता है और उसके बाद फिर उसी मेढक को कौन खा जाता है, सांप खा जाता है। तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे उल्लू सांप को खाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है आपका सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि ये जो होते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस मैराथन के बाद आपको अगले दिन से साइंस का मैराथन दिखेगा, पॉलिटी का मैराथन दिखेगा और आप सभी उन सब के लिए तैयार रहिएगा। और मैंने मैराथन जितना भी आपको YCT का कराया है, बिहार पुलिस दरोगा का, उनका मैंने प्लेलिस्ट भी अलग कर दिया और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिख रहा होगा प्लेलिस्ट का, तो आप जाइए और अगर आप अभी नए हैं तो उन सभी को आप सबसे पहले रिवीजन करिए और कम टाइम में आप जितना ज़्यादा बार उसका रिवीजन कर सकते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं, तो अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, दरोगा का ये सवाल है। उसके बाद है एक पारितंत्र में किस्टोन जाति का तात्पर्य क्या होता है, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा जाति जो
समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है और परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, तो इसको कहते हैं कीस्टोन जाति। सो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, सूर्य का स्तूप यानी पिरामिड होता है। सूर्य का जो पिरामिड होता है, यानी माफ़ करिएगा सूर्य नहीं, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा, अलग अलग एग्जामों में इसको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक तो दरोगा और इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के अंदर इसको पूछा जा चुका है। अगला सवाल अगर देखें तो कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका घास जो कि प्राथमिक है, प्राथमिक नहीं माफ करिएगा, उत्पादक है, और उसके बाद उत्पादक को खाने वाला हिरन हो गया और हिरन को खाने वाला शेर हो गया। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह आपका घास हो गया जिसको हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है, तो ये आपका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका जीव होते हैं, एक होता है अजीव, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा फसल और खेत, जो कि आप कृत्रिम रूप से इसको बना सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऐसी समशिष्ट पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता और ना ही हानि होता है, तो इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं सहभोजिता कहते हैं, यानी कमेंसलिज्म कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो इसका अपघटक का होता है। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इसको ईजिली आप पहचान सकते हैं, यानी एक ऐसा उपभोक्ता जो कि घास वगैरह खाते हैं, तो इसमें अगर बात देखें तो हिरन हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा, तो बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है, तो स्वपोषी घटक आपका ये हो जाएगा अपघटक। अपघटक उसको कहते हैं जो कि आपका स्वपोषी के ऊपर डिपेंड होता है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग अपघटक में आते हैं, उपभोक्ता के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पर मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो यह है आपका सामाजिक वानिकी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा उत्पन्न होता है, तो ये होता है किनारे पर पौधा वहाँ पे उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती हैं, तो जल चक्र के अंदर जो है संचलन की प्रक्रिया नहीं होती हैं। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न जंतुओं में से कौन सा जंतु एक पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश कर सकता है, तो ये है आपका गौरैया, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि ये चैप्टर भैया बहुत हार्ड लग रहा है, तो मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चाहे जैसे भी हो इस मैराथन को अच्छे से कर लो, ताकि एग्ज़ाम के अंदर अगर सवाल आए तो आप वहाँ पे मिस मत करना है। इसीलिए मैं आपको चैप्टर वाइज मैराथन करा रहा हूँ सभी सब्जेक्ट का, तो आप इसे हल्के में मत लेना। इसका आपको हो सकता है कि अभी वैल्यू समझ में ना आए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर से निकलोगे तो फिर आपको समझ आएगा कि इसका कितना बड़ा अहम रोल था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पादप को टिड्डा खाते हैं और टिड्डा को पक्षी खा जाती हैं, तो ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, तो इस क्रम को कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसी को कहते हैं पारिस्थितिकी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, यानी प्राकृतिक रूप से नहीं देखा जाता, तो यह आपका बांध, इसको मानव बनाते हैं, अपने सुविधा अनुसार बनाते हैं इसको। अगला सवाल है, जैविक संसाधन का उदाहरण बताना है आपको, तो जैविक संसाधन का उदाहरण अगर यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसमें जीवन होता है, तो पेड़ पौधों में जीवन होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में अधिक होगा,
तो ये होता है जलीय पक्षी के अंदर, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। और डीडीटी क्या होता है, तो ये एक कीटनाशक होता है। इसके बाद है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहते हैं, तो बच्चे वाला सवाल हो गया। तो इसको कहते हैं उत्पादक कहते हैं, यानी घास जो होते हैं हरे घास उसकी ये बात कर रहा है। इसके बाद अगला सवाल है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं, तो ये बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, तो ये होता है जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, इसके अलावा आपका जो भूमि है इन सभी के द्वारा होता है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप, यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर हैं तो तृतीय पोषी स्तर पे कौन होगा, तो अगर यहाँ पे घास जो है पहले स्तर पे हैं तो घास को खाने वाला कौन होता है, तो घास को खाने वाला टिड्डा होता है, तो ये आपका हो गया प्राथमिक हो गया। और टिड्डा को खाने वाला कौन होता है, तो टिड्डा को खाने वाला मेढक होता है, तो ये द्वितीय हो गया। और पूछा तृतीय, तो तृतीय पे सांप हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए आप इसी को क्या किया, थोड़ा सा लॉजिकल बना दिया क्वेश्चन को और आपको पूछ लिया गया है, जबकि भारी नहीं था, बिल्कुल इजी था। अगला है एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा घटते जाता है, लगभग जो है 10% के आसपास ये घटते रहता है। चलिए मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। और अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो आपको हर हाल में इस एक्सप्लेनेशन को देखना ही चाहिए। खाद्य श्रृंखला में पाए जाने वाले विभिन्न स्तर पर ऊर्जा का अलग अलग स्तर होता है और पोषण स्तर के लिए लिंडमैन ने 1942 में 10% का नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे हम ऊर्जा स्तर बदलते जाते हैं तो 10% ऊर्जा का जो स्तर होता है वो घटते जाता है, ऐसा उन्होंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, तो ये हमेशा एक दिशा में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने दिया, तो ये शब्द दिया था टॉन्सले ने, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रेलवे के अंदर भी बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, सो ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, और चैप्टर नंबर 2 है आपका जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। हमें पूछा गया था एनटीपीसी एग्ज़ाम के अंदर, प्री के अंदर, उसमें दिवस से 2 सवाल पूछे गए थे। एक तो था आपका 14 जून वाला जो विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं, और दूसरा था आपका जैव विविधता दिवस। तो 2 सवाल हमसे दिवस के बारे में पूछा गया था। अभी यहाँ पे बिहार पुलिस, ये आपका दरोगा के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है, तो ये माना जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि हॉट स्पॉट एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और वह किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था रोजन ने। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का शीर्ष स्थल है, तो ये है हमारा पश्चिमी घाट, जो कि हम लोगों ने देखा था कि भारत में जैव विविधता का क्या है, तो ये हॉट स्पॉट बना हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा स्थल तप्त स्थल में शामिल हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। अगला सवाल है सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है, यह है आपका उष्ण कटिबंधी घास के मैदान में देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है कि ये चैप्टर है आपका इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो पहला सवाल है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, तो मृदा अपरदन को रोकने का जो तरीका है ये है हम पौधे को लगा कर क्या कर सकते हैं, तो मिट्टी को कटने से रोक सकते हैं। वनोन्मूलन कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जंगल को उजाड़ दीजिए। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि उर्वरक का अधिक यानी खाद वगैरह का अधिक उपयोग करिए, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। अतिचारण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भेड़ बकरी को चरने के लिए छोड़ दीजिए, तो इससे भी आप नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये आपका कुल जैव विविधता का संरक्षण, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो वहाँ पे मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे पहला तो आपको पेड़ लगाना होगा, यही एक तरीका है, और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते।
मरु क्षेत्र जैसे मरुस्थल की ये बात कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, या फिर जहाँ की मिट्टियाँ अपना उर्वरा शक्ति खो चुका है वैसे जगह की बात कर रहे हैं। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 2002 के अंदर प्रकाशित किया गया था। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है ग्लोबल एक्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करने का जो काम करता है ये है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस से रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो रामसर कन्वेंशन जो है ये आपका आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर है, जो कि ईरान के रामसर शहर में आयोजित किया गया था 2 फरवरी 1971 को, और इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अगर वर्तमान में बात करें तो टोटल जो है कुल मिला के 75 रामसर साइट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में 1982 में इस प्रस्ताव को हस्ताक्षर किया हुआ था। और भारत का जो पहला रामसर साइट है ये है आपका चिल्का झील, जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगला है आपका कि तसोकर वाइटलैंड यानी आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है लद्दाख के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है वर्ष जिसमें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कौन सा साल था? ये था 1992 का साल था, जिसमें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इनमें कई चीज़ों के ऊपर जो है टारगेट किया गया था। इनका उद्देश्य था कि वाहन से बढ़ते उत्सर्जन और प्रदूषित अन्य कारणों से होने वाली स्वास्थ्य समस्या को कम करना था। वन और पर्यावरण के ऊपर उचित संरक्षण, रासायनिक कचरा का उचित प्रबंधन करना और पेट्रोल की निर्भरता को कम करना, इसके ऊपर ये फोकस किया गया था। निम्नलिखित में से कौन RRR पर्यावरण से जुड़े शब्द हैं? तो RRR का मतलब होता है एक तो रिड्यूस होता है, यानी कम से कम आप क्या करो, यूज करो, और रीयूज करो। जो चीज़ें आपके पास हैं तो उसी को आप बार बार यूज करो, और रिसाइकल करो। अगर वो चीज़ें ख़राब हो जाती है तो ऐसा नहीं कि आप उसे फेंक कर फिर से नई चीज़ें ले लो, ये ऐसा नहीं कहता। ये कहता है कि आप उसी चीज़ें को रिसाइकल करके फिर से यूज़ करो, यानी नया बनाकर या फिर वही चीज़ें बनाकर आप फिर से इसे यूज़ करो। तो RRR का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अगला सवाल देखते हैं। यह है आपका राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी चैप्टर है आपके लिए। ये कह रहा है मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा राइट आंसर कौन सा? आप ही कमेंट करके बता दो हमें, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का कि आप आंसर कौन सा कर रहे हो। अगला सवाल है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, जो कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो कूनो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। और नामीबिया के अंदर सितंबर 2022 में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के नामीबिया, यानी नामीबिया जो है आपका अफ्रीका महादेश के अंदर है, तो वहाँ से जो है टोटल 8 चीता को भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। हालांकि टोटल 20 लाना था, तो पहले 8 लाया गया, फिर बाद में 12 लाया गया। और फिर उनमें से कई सारे चीते जो हैं प्यारे भी हो गए, अल्लाह के प्यारे भी हो गए। तो समझ सकते हैं क्या हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये आपका लक्षद्वीप के अंदर। यानी कैसे याद रखना है? तो ऐसे याद रखो, पिट्टी यानी लक्ष्य रखो पीटने का। किसको पीटने का भाई? जो गलत करता है या बदमाशी करता है उनको पीटने का लक्ष्य रखो, ठीक है। तो पिट्टी द्वीप हो गया आपका लक्षद्वीप के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला है नमेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है? तो नमेरी की अगर बात करें तो ये ओशम यानी असम। आप ऐसे बोलते हो ना, मेरी वाली क्या है? ओशम है भाई, ओशम यानी सुंदर है। तो ऐसे याद रख लो, मेरी वाली, ना को हटा दो, मेरी वाली सुंदर है। अगर ऐसे भी याद नहीं होता तो पूरा का पूरा नाम ऐसे लो ना, मेरी ओशम है, ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पता है मुझे, आपको याद नहीं है तो मैं अभी याद करा देता हूँ। आपका नाम क्या है? तो अरुण नाम है आपका। चलिए अब आप कभी नहीं भूलेंगे। और इतना सेल्फिश मत बनो यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया करो और एक बार थोड़ा शेयर कर दिया करो। अब आप नहीं करोगे, मैं आपसे नहीं कहूँगा, तो ये बातें मैं क्या आपके पड़ोसी से या फिर आपके घरवाली से तो कहूँगा नहीं, मैं तो आपसे ही कहूँगा, आप मेरे परिवार के हिस्से हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी सवाल को देखो 2-2 बार पूछा गया है। इसी सवाल को दरोगा के अंदर 2-2 शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आगे हैं। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह है आपका बांदीपुर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसी कारण ये सबसे बड़ा है।
इसके बाद है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कॉर्बेट की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले जो है हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम बदल के कॉर्बेट कर दिया गया। और ये जो नेशनल पार्क हैं एक है जिम कॉर्बेट, यानी यही इसी का पूरा नाम हो गया। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि 1973 में जब पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था तो यहीं से इसका शुरुआत भी हुआ था। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा ये कहाँ पे है, कंचनजंगा की अगर मैं बात करूँ तो ये सिक्किम के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी है आपका उत्तराखंड के अंदर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। इंद्रावती की अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है, तो 1 का 4 होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ऑप्शन हमें दिखे। तो चलिए अब देखते हैं। तो इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में, और पेरियार आपका केरल में। 1 का 4 बी का 3, 1 का 4 बी का 3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। सिमलीपाल उड़ीसा हो गया, और बांदीपुर आपका कर्नाटक के अंदर हो गया। इसके बाद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह है आपका पोर्ट ब्लेयर के अंदर, यानी अंडमान निकोबार के अंदर है, जो कि ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो यह आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका गुजरात के अंदर है, और ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण करता है, तो ये करता है आपका कश्मीरी हिरन के लिए, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपको हंगुल लिखा हुआ दिख सकता है, तो ये उसी का नाम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसी को हंगुल भी कहते हैं, इसी को आप कश्मीरी हिरन भी कहते हैं। इसके बाद है कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कैमूर है आपका बिहार के अंदर, सो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यह आपका नागालैंड के अंदर, ना से नतांगकी और ना से नागालैंड, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, तो चलिए इसको हम लोग सुमेलित करने का काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें काजीरंगा, तो काजीरंगा है आपका असम के अंदर, तो ए का 2 होना चाहिए, तो 2 जगह ऑप्शन है हमारा, एक तो यहाँ पे है, दूसरा सी में है। इसके बाद है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ का मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि 2 का 3 हो जाएगा, तो 2 का 3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंदनकानन आपका उड़ीसा, और मेलघाट आपका महाराष्ट्र के अंदर है। अगला सवाल देखते हैं, मुरलैन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मुरलैन की अगर मैं बात करूं तो यह आपका मिजोरम के अंदर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इधर से मेरा तबीयत अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा सही नहीं रह रहा है, और इसके बावजूद भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूं ताकि आपका जो है कोई नुकसान ना हो, और थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप। अगला है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर स्थित है, तो उदयपुर आपको पता है कि किस राज्य में है, तो आप सिंपली इसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप आंसर करेंगे तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो जैसे ही आपसे पूछेगा कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये आपका बिहार के अंदर स्थित है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गलत आंसर दे दिया है, नहीं, एग्जाम के अंदर भी आपको सवाल पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आप इस चीज़ में फंसिएगा नहीं। उदयपुर जैसे ही बोलेगा वन्य जीव अभ्यारण्य वर्ड जोड़ के, तो फिर आपको बिहार ऑप्शन करना है, और ये आपका पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि रंगनाथेट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो ये जो स्थित है आपका कर्नाटक के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर हैं, वो कौन सा है, तो यह आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि आपका बिहार के अंदर है और पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर स्थित है, और ये जो है आपका भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है ये। निम्नलिखित राज्यों में से किस क्षेत्र में किबुल लामजाओ है, तो किबुल लामजाओ की अगर हम बात करें तो ये है आपका मणिपुर के अंदर, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है, तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में अगर मैं बात करूं तो यह है आपका कांगेर घाटी, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है आपका, और माधव आपका ये आपका मध्य प्रदेश में, और वन विहार आपका ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन कांगेर घाटी आपका कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। और साथ ही साथ आपका गुरु घासीदास हैं, ये वगैरह वगैरह आपका कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए। केवलादेव आपका जो है पक्षी के लिए, केवल पक्षी के लिए, ऐसे याद रख लो, केवल पक्षी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कहता है आपसे कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के लिए
मुख्यतः संरक्षण में है। तो अभी आपको याद हो जाएगा, पेरियार यानी यार, यार के हाथी, क्या बोला मैंने, यार के हाथी मतलब क्या हो गया, यार मतलब हो गया पेरियार, और के मतलब हो गया केरला, और हाथी मतलब हो गया ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो ना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा हार्ड है, याद कराने लायक है, तो मैं आपको लॉजिक बता दूंगा ऐसा जो कि आपको सिंपली एक बार में याद हो जाएगा। फूलों की घाटी ये कहाँ पे है, तो फूलों की घाटी है आपका उत्तराखंड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, और ये उत्तराखंड के चलौली ज़िले में है। इसके बाद अगला सवाल है भितरकनिका। तो भितरकनिका है आपका उड़ीसा में, और उड़ीसा के अंदर जो है ये आपका कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। कैसे याद रहेगा, सिंपल है। भितरकनिका ये भीतर में रहते हैं, कौन, कछुआ, ठीक है, यानी भीतर। आप देखो कुआं के अंदर रहते हैं ना, ऊपर तो रहते नहीं, धरती के ऊपर तो रहते नहीं, धरती के अंदर यानी कुआं में रहते हैं। तो ऑप्शन हमारे कौन सा हो गया, ये बी हो जाएगा। अगला सवाल है कान्हा, ये किस राज्य में है, तो कान्हा है आपका मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा, दुद्धू, ऐसे एक बार आप बोल के देखिए, दुधवा, दुद्धू, ऊ फॉर क्या होता है, उत्तर प्रदेश होता है। सो आप यहाँ पे ऑप्शन सी लगा दीजिए, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रदूषण से रिलेटेड, ये हो गया आपका इकोनॉमिक, माफ करेगा, ये आपका इकोसिस्टम से रिलेटेड पहला चैप्टर हो गया पॉल्यूशन। तो इसमें है ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है। तो जब आपका जो पेट्रोल होता है, जब आप उसको जलाते हो तो वो पूरी तरह से अगर नहीं जलता है ना, तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अगर वही पेट्रोल डीजल आपका पूरी तरह से गाड़ी में यूज़ हो जाए, जल जाए, तो फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जहरीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। तो इनमें से अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, तो सबसे कम है आपका सीएनजी। सीएनजी मतलब क्या हो गया, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और यही कारण है कि दिल्ली में आपने देखा होगा जितनी भी गाड़ियां हैं वो सीएनजी के ऊपर बेस्ड हो गया। अब धीरे धीरे आपके भी शहरों में देखने को मिल सकता है, वो आपका ग्रीन और येलो जैसा जो ऑटो वगैरह चलता है ना, वो आपका सीएनजी पे ही चलता है, जो काफ़ी तेज़ भागती है। एलपीजी के बारे में कह रहे हैं, तो एलपीजी होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है, तो ब्यूटान होते हैं, प्रोपान होते हैं, ब्यूटान होता है, मेनली ब्यूटान होता है। और सीएनजी हो गया आपका कौन, तो सीएनजी में मेनली आपका मीथेन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारतवर्ष में जल प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1974 के अंदर। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यह आपका 1.5 यानी 1.5 ppm। तो इससे ज़्यादा पेयजल के अंदर जो आप जल पीते हो उसमें फ्लोराइड की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ये कौन बताता है, तो WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है ओजोन परत से रिलेटेड, और काफ़ी इजी चैप्टर। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो ये सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, और CFC किरणें जो आती है इसको क्या करता है, अवशोषित कर लेती है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है ओजोन परत में छेद होने से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य होता है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना, इसी को कहते हैं ओजोन परत में क्या हो गया भाई, छेद हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसको मापने के लिए एक यूनिट आता है जिसको कहते हैं डॉब्सन। तो ये डॉब्सन को भी ध्यान रखिएगा। और CFC का ये पूरा नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका ओजोन परत से संबंधित है। कैसे याद रखना, सिंपल बता रहा हूँ। मॉन्ट्रियल यानी माँ, ओ माँ, ऐसे याद रख लो, माँ ओ माँ, ओ फॉर क्या हो गया आपका, ओजोन परत का संरक्षण। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस कौन सा है। तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाला जो गैस होता है वो आपका CFC होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये आप देख लो, इसको कितने सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम के अंदर। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है आपका वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, ये कौन है। तो ये है आपका ओजोन मंडल या फिर ओजोन लेयर हो गया।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है, तो ये बचाने का जो काम करता है ये है आपका ओजोन लेयर, जो कि ऑप्शन हमारे कौन सा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा O2 ये ऑक्सीजन है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, और O3 इसको ओजोन कहते हैं। अगला चैप्टर है हरित ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर जलवायु परिवर्तन, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है भाई, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा के निम्न ऑक्साइड के कारण क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है ये होता है आपका सल्फर और नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड के कारण बनते हैं, यानी SO2 ध्यान रखिए और फिर NO2 ध्यान रखिए। इन दोनों के कारण क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा होते हैं। और अगर दोनों ऑप्शन में ना दिखे, एक ही दिखे तो भी सही है। अगला सवाल है हरित ग्रीन प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, पृथ्वी पर जीवन हरित गृह प्रभाव के कारण ही संभव है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो इसके लिए जो है सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। तो जैसे देखो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि NO2 प्लस SO2 दोनों को ध्यान में रखो। तो आप देखो यहाँ पे NO2 ऑप्शन में ही नहीं है, तो SO2 हम आंसर कर लेंगे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। इसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। कैसे ध्यान रहेगा, तो देखो मैंने बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो तो ओ फॉर ओजोन था, वहाँ पे ओजोन संरक्षण। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल यानी कॉ से स्टार्ट होता है और कॉ के ही फैमिली के अंदर आपको गॉ मिलेगा, तो गॉ से ग्लोबल वार्मिंग हो गया आपका, ऐसे ध्यान रख लीजिए। और ये क्योटो प्रोटोकॉल आपका जो है जापान के क्योटो शहर में आता है, 1997 में अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, तो ये कहता है आपसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से, जो कि ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम करना था। तो क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि कॉ वर्ग के ही फैमिली से इसका उद्देश्य स्टार्ट होता है। तो यह हो जाएगा आपका कौन सा, तो ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करना, कंट्रोल करना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका SO2, ऑप्शन कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा के अंदर मैंने आपको दो गैसें बताई थी, SO2 प्लस NO2। सो ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। डैश व डैश ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसके ये बात किया प्रमुख का, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो प्रमुख रूप से जो जिम्मेदार होते हैं वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होती है। तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का सर्वाधिक योगदान अगर देखें, इनमें सर्वाधिक योगदान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका मानव के कारण होता है, जैसे कि वनों की कटाई कर देने से, वाहनों का बहुत अधिक उपयोग से, CFC के कारण होता है, औद्योगिक विकास के कारण होता है, कृषि के कारण भी होता है, जनसंख्या के कारण होता है। इसके अलावा जो है आपका प्राकृतिक कुछ कारण होते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, जलवाष्प हो गया, मेल्टिंग पेमाफ्रोस्ट हो गया और वन का जलना हो गया। इन सभी के कारणों से ये ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण क्या होता है, यानी ये बात कह रहा है आपसे कि जो बर्फ पिघल रहे हैं उसका क्या कारण है। तो यह आपका भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने के कारण, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वो क्या कहलाता है, तो यह आपका ऑक्सीजन। ये किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नहीं दर्शाता है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। जबकि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब के सब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं हमारे वायुमंडल को। आगे अगला सवाल है, निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी को कम होने का क्या कारण है। यानी आप देखेंगे कि जो ताजमहल की जो सुंदरता है उसके जो रंग है वो धीरे धीरे पीलापन होता जा रहा है। तो इसके पीछे का जो कारण है ये आपका अम्ल वर्षा। अगला चैप्टर है हमारा वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन। तो पहला सवाल है आपसे कि जो रेड बुक होते हैं, रेड डाटा बुक होते हैं, ये क्या चीज़ उपलब्ध करवाता है। तो ये उपलब्ध करवाता है आपका जो विलुप्त प्राय पादप होते हैं या फिर जंतु होते हैं उसके लिस्ट को ये प्रोवाइड करते हैं। सवाल बहुत बार बिहार पुलिस के अंदर
मैंने मद्य निषेध दिया था, उस मद्य निषेध के अंदर भी ये शामिल था सवाल। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये कह रहा आपसे न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है मोआ, जो कि न्यूजीलैंड का एक विलुप्त प्राय पक्षी हैं। ये है आपका कौन सा, तो मोआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कौन सा है, तो यह है आपका भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया। तो इसका संशोधन किया गया था 1988 के अंदर, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन बैंक। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो चिपको आंदोलन बिल्कुल सिंपल समझ में आता है, और ये था आपका जंगल के काटने को लेकर रोक लगाने से लेकर संबंधित है, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए आंदोलन चलाया गया था 1976 के अंदर उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। और वहाँ पे जो ठेकेदार थे वो लकड़ी के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिए थे। और फिर सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में लोगों ने क्या किया कि पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ के साथ चिपक जाते थे, और इसीलिए इसको कहा जाता था चिपको आंदोलन। इसके बाद है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू होता है। तो ये होता है 1972 के अंदर लागू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आपका टोटल 66 धारा और 6 अनुसूचियाँ शामिल हैं। इसके बाद अगला है डोडो क्या है। तो डोडो जो है एक प्रकार का विलुप्त प्राय पक्षी हैं, जो कि ऑप्शन हमारे कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम है, आपसे पूछा जा सकता है, इसको कहते हैं रैफस कुकुलेटस, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है। चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से होता है। तो इसका शुरुआत जो है उत्तराखंड में होता है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहाँ पे आपका चिपको आंदोलन जो कि 1973 में स्टार्ट होता है, और वर्ष उत्तर प्रदेश में चमोली ज़िला, जो कि अभी आप देखें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो अलग अलग राज्य बन चुके हैं, तो वर्तमान में आपका उत्तराखंड हो गया। और इनके जो प्रणेता रहे थे उनमें से एक थे सुंदरलाल बहुगुणा, और दूसरा था आपका चंडी प्रसाद भट्ट, और तीसरा थे गौरी देवी। इन तीनों को ध्यान रखना है, लेकिन मेनली जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है नाम, वो है सुंदरलाल बहुगुणा का। अगर आप एसएससी वगैरह का देंगे तो फिर चंडी प्रसाद भट्ट भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा ये डेल्टा आर्द्रभूमि क्षेत्र भी है, ये भी ध्यान रखना। और ये है कहाँ पे, तो ये आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक महसीर विलुप्त के कगार पर होने की सुर्खियों में रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, तो ये कावेरी नदी से संबंधित हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय तोता, जो कि खतरे में नहीं है। और बाकी आपका भारतीय गिद्ध बहुत कम देखने को मिलते हैं, सारस भी बहुत कम देखने को मिलता है, साइबेरियन सारस, जो कि भारत आया करते थे अपने अलग अलग मौसम में, लेकिन वो भी अब कम दिखाई देते हैं। और हिमालय बटेर ये भी कम दिखाई देते हैं हमें। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा ये चैप्टर है, इसमें कह रहा है पहला सवाल कि अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण कौन है। यानी जिसको आप बार बार यूज करिए और उसका आप नया भी बना सकते हैं। तो इस तरह की जो ऊर्जा है बना नहीं सकते, मतलब आप बार बार यूज कर सकते हैं, जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, जिसका कि क्षय नहीं होता है। तो ये है आपका सूर्य का ऊर्जा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो यह है आपका कौन सा, तो सौर लालटेन। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है। तो और नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण यानी एक ऐसा ऊर्जा का उदाहरण जिसको आप क्या नहीं कर सकते, जिसको आप रिन्यूअल नहीं कर सकते, तुरंत बना नहीं सकते। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कोयला। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो ये है आपका वायु, जो कि क्या है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं, जबकि आप देखेंगे जो तेल हैं ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, बनने में बहुत सारा टाइम लगेगा। कोयला का भी वही हाल है, पेट्रोल का भी वही हाल है। इसके बाद अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये होता है तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो यह आपका बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, परमाणु ऊर्जा, जो कि आपका
सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो ये हो जाएगा आपका वायु, जो कि ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिट्टी, जिसमें जीवन नहीं होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो लकड़ी, ये पेड़ पौधे से बनता है, गोबर, गाय के गोबर से बनता है, कोयला ये आपका पेड़ पौधे या फिर जैविक चीज़ों के दब जाने से बनता है। अब इस मैराथन का जो अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वो है विविध, यानी इससे रिलेटेड जितने भी विविध टाइप के मिसलेनियस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। तो पहला सवाल है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका मेधा पाटेकर, जो कि ऑप्शन कौन सा, तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ये करता है गृह मंत्रालय के अधीन काम, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण के हित में पादप लगाना, जिसको कहते हैं सामाजिक वानिकी। सामाजिक मतलब हो गया एक उद्देश्य जो कि पूरे समाज के डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं, तो वो है आपका सामाजिक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कहता है आपसे कि एक सींग वाला राइनो किस नाम से किस राज्यों में पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा जिसको कहते हो, तो ये पाया जाता है आपका असम के अंदर, जो कि ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है, तो इको फ्रेंडली आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्ययीकृत संसाधन नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क, जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी होता है, यानी कब लागू होता है, तो नगोया प्रोटोकॉल जो आता है ये 2014 के अंदर इसको लागू किया जाता है, और इसको दरोगा के अंदर आपसे पूछा गया है सवाल। नगोया प्रोटोकॉल जो कि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, और यह प्रोटोकॉल जिसका उद्देश्य होता है अनुवांशिक संसाधन के प्रयोग से होने वाले लाभ को निष्पक्ष और न्याय उचित तरीके से साझा करना, और साथ ही लोगों को जैव विविधता और उनके योगदान के लिए प्रोत्साहित करना। नगोया प्रोटोकॉल कहा गया 2010 में जैव विविधता सम्मेलन में 114 राष्ट्र इसे अनुमोदित किया था, और प्रोटोकॉल को जो है 12 अक्टूबर 2014 के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। और आपको ये मैराथन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको साइंस हो गया, इसके अलावा आपका जो है जितना भी बच गया है, पॉलिटी बच गया है, ज्योग्राफी बच गया, उन सभी का मैं मैराथन एक एक करके सबको करा दूंगा। तो चलिए बने रहिएगा, अगले मैराथन के लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।